Good morning, children. Now, welcome back again in our YouTube videos. Okay, now I believe that you all are well and fine. Be at the home, be safe, and be sound. Okay, bachcho. Now, let's have a start our topic. If you all remembered that the last time we have started our topic, that was the storm, and in the storm we have seen that the two different types of names has been given to it. Between these two, today we have started that was cyclone. और साइक्लोन के बारे में मैंने आप लोगों को एक आउटलुक दे दिया था और आप लोग ये जान गए थे कि साइक्लोन क्या होता है, ठीक है ना। साइक्लोन हम कहाँ बोलते हैं, साइक्लोन जो नाम है ये नाम हम ईस्ट एशिया में हम इसका नाम रखे हैं साइक्लोन, लेकिन अमेरिका में, ठीक है ना, नॉर्थ अमेरिका में इसका नाम होता है हरिकन्स, कैरेबियन में इसका नाम होता है टाइफून और ईस्ट एशिया में हम इसे बोलते हैं साइक्लोन्स। ओके, so now without wasting time, let's have start this topic. This is a big one, that's why last time we have left it because we don't have the time, that's why. Now see here all of you, cyclone develop over the ocean near the equator, means cyclones will be generated always nearby the equator. This is hard and fast rule where the water are warm, मतलब साइक्लोन्स वहाँ पे जनरेट होते हैं, ओशियन का वो पार्ट जो इक्वेटर के पास में है। भाई ये बात हम जानते हैं कि इक्वेटर पे हॉटनेस बहुत ज़्यादा होती है। अब जब वहाँ पे हॉटनेस बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ का वाटर भी वार्म होगा एज़ कम्पेयर टू द वाटर ऑफ अदर पार्ट ऑफ द ओशियन, ठीक है बच्चों। तो वहाँ का वाटर कैसा होगा, वार्म होगा। वहीं पे क्या जनरेशन होगा, वहीं पे जनरेट होगा साइक्लोन। कैसे होगा वो हम देखते हैं यहाँ पर। और देखो, सच स्टॉर्म्स आर गिवन अ डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट रीजन्स, मतलब हमारे वर्ल्ड के अलग अलग एरियाज़ में साइक्लोन का जो नाम है वो भी अलग अलग है। ओके, हमारे अर्थ पे सेम सिचुएशंस और कंडीशंस अगर डिफरेंट एरियाज़ में जनरेट होती हैं, देखो इसके लिए जो हार्ड एंड फास्ट रूल है कि ये तो केवल इक्वेटर के आसपास के एरियाज़ में ही होगा, उसके अलावा कहीं और ये पॉसिबल नहीं है। ये जहाँ कहीं भी होगा वहाँ का पानी गर्म होना चाहिए, ठीक है ना। और पानी गर्म कहाँ का होगा, पानी वहीं का गर्म होगा जो वाटर इक्वेटर के आसपास का होगा, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, तो नॉर्थ अमेरिका में हम इसको क्या बोलते हैं, हरिकन्स। नॉर्थ अमेरिका में हम इसको बोलते हैं हरिकन्स, कैरिबियन में बोलते हैं टाइफून और ईस्ट एशिया में साइक्लोन्स बोलते हैं। सो नाउ लेट्स हैव अ सी कि हाउ दिस विल बी जनरेटेड, साइक्लोन्स कैसे जनरेट होता है। नाउ लेट्स हैव अ सी ऑल ऑफ यू। स्टेप 1, वार्म एयर ओवर द ओशियन। बच्चों यहाँ से एक एक लाइन अच्छे से समझना शुरू करो। Please try to understand very carefully from here. Okay? Now see, warm air over the ocean containing a lot of water vapor rises, leaving behind a region of low pressure. तो ये बात तो हम जानते हैं कि साइक्लोन्स कहाँ पे जनरेट होते हैं। साइक्लोन्स जनरेट होते हैं नियर बाय द एरियाज ऑफ इक्वेटर। तो इक्वेटर के आसपास का एरिया कैसा होगा, इक्वेटर के आसपास का एरिया कैसा होगा, हॉट होगा। तो वहाँ पर जो ओशन है तो ओशन का पानी भी कैसा होगा, गर्म होगा। नाउ सी, तो वार्म एयर, अब अगर पानी गर्म होगा तो पानी के ऊपर की जो हवा है वो भी गर्म होगी। अब कोई भी हवा जब गर्म होती है तो गर्म होने की वजह से उसका मूवमेंट कहाँ होता है, अपवर्ड, क्योंकि गर्म होने की वजह से उसका वेट लेस हो गया। क्यों लेस हो गया, क्योंकि उसके पार्टिकल्स का साइज बढ़ गया। भाई एयर को बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स ने हीट को एब्जॉर्ब किया, हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से उनका खुद का साइज बढ़ गया। जब खुद का साइज बढ़ गया मतलब मास उतना ही है लेकिन साइज बढ़ गया, इससे क्या होगा कि उनका वेट कम हो जाएगा। वेट कम हो जाएगा तो वो हवा में उड़ने लगेंगे। that was only given here कि warm air over the ocean containing a lot of water vapor rises, leaving behind a region of low pressure। बिल्कुल सही बात है भाई, ओशियन के वाटर के ऊपर जो एयर थी वो एयर, दैट एयर हैज़ गॉट heated under the impact of sunlight. Okay, and because of the sunlight, the water vapor which was got evaporate from the water of ocean, it will convert the air of the ocean moist. Okay, now the hot air will move up from the surface of water of ocean. Due to the movement of this
air. Due to the movement of this warm air which was existing on the ocean, a low pressure area will be generated. भाई सीधी सी बात है, अगर वहाँ की हवा कहीं और जा रही है तो वहाँ की जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। मतलब वहाँ पे एयर को लेने के लिए जगह ऑटोमेटिकली बनेगी। सीधी सी बात है कि वहाँ की गर्म हवा ऊपर जा रही है तो कहीं और की ठंडी हवा वहाँ पे आएगी उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए, ठीक है ना। तो ये तो स्टेप 1 था कि जो हॉट एयर थी वो हॉट होने के बाद हवा में ऊपर चली गई और उसके स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए जो कोल्ड एयर्स थी वो आकर के उन्होंने स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। नाउ सी द कोल्डर एयर्स फ्रॉम द सराउंडिंग रशेस इन टू टेक इट्स प्लेस। आसपास के एरियाज, आसपास मतलब गली मोहल्ले नहीं, आसपास के मतलब कुछ किलोमीटर्स के आसपास के जो रीजन्स होंगे वहाँ की जो ठंडी हवाएं होंगी वो सोचेंगे कि भाई इक्वेटर के पास की जो गर्म हवाएं थी वो तो पहुँच गई ऊपर। अब उनके ऊपर जाने की वजह से जहाँ पर वो पहले थी वहाँ पर लो प्रेशर एरिया जनरेट हो गया, तो क्यों ना हम जाके उस एरिया को ऑक्यूपाई कर लें, ठीक है। क्योंकि हमारे अर्थ पे जितने भी मैटर्स हैं, ऑल द मैटर्स आर ऑलवेज मूविंग टू ऑक्यूपाई स्पेस, ओके। कोल्डर एयर फ्रॉम द सराउंडिंग रशेस इन टू टेक इट्स प्लेस। विच प्लेस? वार्म एयर प्लेस। तो वार्म एयर प्लेस की जगह को लेने के लिए कोल्डर एयर वहाँ से रश करेंगे। नाउ दिस कोल्ड एयर बिकम्स स्पिनिंग इनवर्ड इन अ स्पाइरल। क्योंकि ये ठंडी हवाएं किसी एक तरफ से नहीं आ रही, ये ठंडी हवाएं, दीज कोल्ड वेव्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। तो हर तरफ से ये सारी हवाएं जब एक साथ एक ही जगह पे आती हैं, देन दे विल स्टार्ट रोटेटिंग। ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, when the cold air from different regions will come on a single point, then what will happen? Spiral means the wind will start spiraling, okay. The cold air comes spinning inwards. जो कोल्ड एयर होगी वो स्पिन करना शुरू कर देगी अंदर की तरफ इन अ स्पाइरल विच इज कॉज्ड बाय द अर्थ रोटेशन। अर्थ रोटेशन की वजह से भाई जो हवाएं चल रही हैं वो हवाएं तो डिफरेंट रीजन से आ रही हैं, लेकिन वो हवाएं जहाँ से चली थी वो एरिया, अब वहाँ से चलते चलते जब हवाएं अल्टीमेटली में ओशन तक आएंगी तब तक हमारी अर्थ घूम चुकी होगी, ठीक है। तो ये जो हवाएं होंगी वो घूमते हुए वार्म एयर की स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि इन कोल्डर एयर्स का एक वहाँ पर साइक्लोन बन जाएगा। इंटरेस्टिंगली द स्पाइरलिंग विंड्स स्पिन इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। स्पाइरलिंग विंग्स मतलब वो हवाएं, यहाँ पर देखो ऑल ऑफ यू, ये जो आप देख रहे हो हवाएं, ये सारी हवाएं यहाँ पर आ रही हैं। इन हवाओं को मैं क्या बोलूँगा? स्पाइरलिंग विंड्स, मतलब वो हवा जिनकी वजह से स्पाइरल बन रहा है यहाँ पे। इंटरेस्टिंगली द स्पाइरलिंग विंड्स स्पिन इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो यहाँ पर आप देख स्पाइरलिंग विंग्स देख रहे हो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द साउथ हेमिस्फीयर। तो जो नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में क्या है? कोल्डनेस है, तो भाई वहीं की ठंडी हवाएं आएंगी ना, okay. Now see here all of you, step 1 and 2 continue and the wind spiraling. Step number 1 step number 2 continue लगातार बने रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी हवाएं वहाँ पर आती हैं और स्पायरलिंग करना शुरू कर देती हैं। Step 1 and 2 continue and the wings spiraling around the eye. इसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर एक सेंटर बन जाएगा जिसको कि हम कहते हैं द सेंटर ऑफ आई, द आई ऑफ द स्टॉर्म, ठीक है। ये सारी हवाएं डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही हैं। these airs are coming from different directions to this region to occupy the space. Now because of the movement of earth, because the ocean water is always moving, it's changing its place, और जब उसका प्लेस चेंज होगा तो वहाँ के सिचुएशंस कंडीशंस भी चेंज होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग कोल्डर एयर्स आ करके वहाँ पे मिक्स होंगे। तो कई डायरेक्शन से कोल्डर एयर्स के आने की वजह से वहाँ पर एक स्पाइरल बन गया, ठीक है।
और उस स्पाइरल के सेंटर में हमें जो जगह मिली, जो हम देखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आई ऑफ द स्टॉर्म। ओके, मतलब जहाँ जिसकी वजह से पूरा का पूरा स्टॉर्म आया है। नाउ सी स्टेप 1 and 2 continue and wind spiraling around the eye center, that was center of eye of the storm, gain very high speeds। तो जहाँ कहीं से भी ये आती हैं वो ठंडी हवाएं जो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही हैं, तो डिफरेंट डायरेक्शन से आने के बाद बहुत स्पीड के साथ अपने आप को लो प्रेशर एरिया में डाल देती हैं, ठीक है ना। दिस होल स्टॉर्म सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द आई, दिस होल स्टॉर्म सिस्टम, ये पूरा जो स्टॉर्म सिस्टम है, दिस होल स्टॉर्म सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द आई सेंटर एंड स्पायरलिंग विंड्स ऑल्सो मूव्स। द होल स्टॉर्म सिस्टम, पूरा का पूरा जो स्टॉर्म सिस्टम है, कंसिस्टिंग ऑफ एन आई सेंट्रल एंड स्पायरलिंग विंड्स ऑल्सो मूव्स। ओके, it is very difficult to predict the exact path of cyclone will take, just like it is difficult to predict the path of spinning top। मतलब ये जो आप देख रहे हो चक्रवात है ना, किसी भी तरह के साइक्लोन का प्रेडिक्शन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। ये ठीक वैसा ही होगा जैसा कि स्पिनिंग टॉप के बारे में हम कोई प्रेडिक्ट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। स्टॉर्म सिस्टम्स कैन बी ट्रैक्ड बाय सैटेलाइट्स, स्टॉर्म का जो काम है उसको हम ट्रैक भी कर सकते हैं बाय द सैटेलाइट्स। ओके, ये बहुत अच्छी बात है जो पहले हमारे पास नहीं थी। स्टॉर्म सिस्टम्स कैन बी ट्रैक्ड बाय सैटेलाइट्स इन द इन द मीन टाइम जो होता है, मतलब जब तक इंस्टॉलेशन का टाइम चल रहा है, जस्ट अ मिनट। स्टॉर्म सिस्टम्स कैन बी ट्रैक्ड बाय सैटेलाइट्स, ठीक है। इन द मीन टाइम द राइजिंग मॉइस्ट एयर फॉर्म अ क्लाउड ऑन द टॉप। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो आप देख रहे हो, ये सारी एक्टिविटीज़ किसकी हैं? कोल्ड वाटर की हैं। भाई ये कोल्ड वाटर तो ठीक है, कोल्ड वाटर को तो पकड़ करके हम यहाँ तक आ गए, लेकिन आप उस वाटर को मत भूलो जो वहाँ से इवापोरेट हुआ था। यहाँ पर जो वाटर था पहले, वाटर वेपर था, वो वाटर वेपर जिसके अंदर मॉइस्चर बहुत सारा था, वो गर्मी की वजह से ऊपर उठ गया, तो उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए डिफरेंट डायरेक्शन से एयर ने आना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो डिफरेंट डायरेक्शन से जो एयर यहाँ पर आई थी विंड बन करके, इन सब की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट पाथ ऑफ द साइक्लोन विल टेक जस्ट लाइक ओके। तो साइक्लोन का पाथ क्या था या फिर ये कब आएगा, ये प्रेडिक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। The only thing which we can do, that was preparation when the time of storm, okay। Storm systems can be tracked by satellites, okay। Several small storm systems several small storm systems can form a merge to become a much bigger storm। तो severe small storm systems can form and merge to become a much bigger storm। मतलब बहुत सारे storms आपस में मिल करके एक बड़ा सा storm बना देते हैं। As the wind speeds keep building up, the storms get bigger and bigger। तो वहाँ पर जो भी आप जहाँ कहीं भी ये तूफान आते हैं, वहाँ पे तूफान अगर लगातार बना हुआ है तो अपनी लाइफ को डैमेज करता रहेगा, लेकिन अगर वो यहाँ वहाँ मूव कर रहा है तो डैमेज होने के चांसेस कम हो सकते हैं, ठीक है ना। अ फुली फ्लेजेड साइक्लोन कैन हैव विंड स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 120 किलोमीटर टू 280 किलोमीटर, मतलब 120 से लेकर के 280 किलोमीटर तक उसकी रेंज होनी चाहिए। किसकी? विंड की। कौन से विंड? साइक्लोन्स वाली विंड। अरे भाई, इस विंड की जो स्पीड होगी, कोई भी विंड जब वो साइक्लोन का पार्ट बन जाएगा, साइक्लोन का पार्ट बनने के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी? 120 से लेकर के 280 तक के बीच में होगी। तो दीज साइक्लोन्स मे स्प्रेड ओवर द हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, दीज साइक्लोन्स मे स्प्रेड ओवर द हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स एंड साइक्लोनिक स्टॉर्म्स बिकम स्ट्रॉन्गर इफ इट पासेस ओवर द वार्मर ओशियन बिल्डिंग एंड reduces in strength if it passes over cooler system। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हो बच्चों कि साइक्लोन्स कहाँ तक फैल जाएंगे,
हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। ओके, तो दीज टर्म्स कैन बी स्प्रेड ओवर द हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। ओके, और साइक्लोनिक स्टॉर्म बिकम्स स्ट्रॉन्गर। साइक्लोनिक स्टॉर्म जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर हो जाता है इफ़ इट पासेस ओवर द वार्मर ओशियन वाटर एंड रिड्यूसेस इट्स स्ट्रेंथ इफ़ इट पासेस ओवर द कूलर वाटर। तो मतलब ये जो स्टॉर्म है अगर वो ठंडे पानी से होकर निकलेगा तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और अगर ये गर्म पानी से निकलेगा तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। उसके अलावा बच्चों देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाउ सम साइक्लोन्स डाइव डाउन इन द ओशियन। कुछ साइक्लोन्स ऐसे होते हैं जो कि ओशियन से बाहर निकल नहीं पाते और ओशियन में ही उनके विंड की स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। वो इतनी कम हो जाती है कि आप उसको साइक्लोन नहीं कह सकते। सो नाउ सम साइक्लोन्स डाई डाउन इन द ओशियन इटसेल्फ एंड सम हिट लैंड। कुछ जो होते हैं वो ओशियंस के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं और कुछ जो होते हैं वो लैंड को टच करते हैं। व्हेन द आई ऑफ द स्टॉर्म हिट्स द लैंड इट इज सेड टू मेक लैंडफिल। व्हेन द आई ऑफ द स्टॉर्म हिट्स some cyclones, okay, when the eye of the storm hits the land it is said to make a landfall। okay, तो जब कभी भी जैसे डायग्राम में आप लोगों ने देखा कि आई ऑफ द स्टॉर्म ये क्या है, दिस इज द आई ऑफ द स्टॉर्म। तो आई ऑफ द स्टॉर्म कभी भी अगर कोस्टल एरियाज को टच करता है तो वहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में प्रॉपर्टी का लाइफ का डिस्ट्रक्शन होगा। ऑल ऑफ यू प्लीज टर्न ओवर द पेज। Now see here, the extent of the damage caused by the cyclone depends mainly on the wind speed. Okay, the extent of damage caused by the cyclone depends mainly on the wind speed. Cyclones are given category 1 to 5 on what is called the Saffir-Simpson scale. Now see, cyclones are given categories 1 to 5. Cyclones को हम लोगों ने कैटेगरी दिया है 1 से लेकर के 5 तक। Okay, on what it is called the Saffir-Simpson scale. Category 1 is relatively mild comparative to category 5, which is compulsory devastating. ओके बच्चों, तो बस हम अब आज का वीडियो यहीं पर हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई साइक्लोन्स जनरेट कैसे होते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे एक जो बेसिक आइडिया आप लोग के दिमाग में आना चाहिए वो सभी के दिमाग में आ गया कि हाँ भाई साइक्लोन्स का जनरेशन कैसे होता है, ठीक है, कैसे ये मूव करते हैं, और जहाँ कहीं भी साइक्लोन बनता है उसके सेंटर में एक जो हमें दिखता है पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, आई ऑफ द स्टॉर्म बोलते हैं। और इसके कई तरह के एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, सो नाउ लेट्स हैव डन फॉर टुडे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म्स। इफेक्ट ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है बच्चों, और हाँ इससे पहले हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हम एक केस स्टडी पढ़ने वाले हैं। ओके बेटा, थैंक यू।